हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के बीच में बिहार स्टाफ नर्स जो कि एनएचएम के थ्रू वैकेंसी जल्द ही आप लोगों के बीच में आने वाली है, उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के बीच में वीवीआई एमसीक्यू लेके आई हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी स्टूडेंट नए होंगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। मैं आप लोगों के बीच में जो भी वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो लेके आई हूँ। तो चलिए हम लोग इससे पीछे 100 क्वेश्चन पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो फॉर गिविंग इवाक्वेंट एनीमा इन चिल्ड्रेन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन शुड बी, यानी कि बच्चा को जो एनीमा का दिया जाता है एब्डोमेन को, यानी कि इंटेस्टाइन को इवाक्वेंट करने के लिए, यानी कि आंत को खाली करने के लिए जो बच्चों को एनीमा दिया जाता है तो उसका अमाउंट कितना होना चाहिए। तो मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एडल्ट को कितना अमाउंट दिया जाता है, तो 500 से 1000 ml ये बता चुकी हूँ। यहाँ बोल रहा है कि बच्चों को कितना अमाउंट दिया जाता है, तो बच्चों को कितना अमाउंट दिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए उससे कम दिया जाएगा। एडल्ट में जब 500 से 1000 ml दिया जाता है तो बच्चा में क्या कम, तो बच्चा को कितना दिया जाएगा, तो यहाँ पे 250 से 500 ml यानी 250 से 500 ml एनिमा दिया जाता है। अब देखिए 102, इसमें क्या कह रहा है, लोकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन इज, यानी कि जो कोल्ड एप्लीकेशन होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन में हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन दो टाइप का होता है। यानी कि जैसे कि बर्फ़ का सिकाई करते हैं तो ये सब क्या हो गया, कोल्ड एप्लीकेशन। वही गर्म पानी से सेकते हैं तो वो क्या, हॉट एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि अगर कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या होता है कोल्ड एप्लीकेशन में। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है, वैसोडाइलेशन, तो ये नहीं होता है क्योंकि हॉट एप्लीकेशन जब देते हैं तब जाके जो वेसल्स होते हैं वो क्या करता है, डायलेट होता है, ना कि कोल्ड एप्लीकेशन में। अब देखिए ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन, तो ये हॉट एप्लीकेशन में ही ऑक्सीजन कंजम्पशन क्या होता है, इंक्रीज्ड होता है। अब देखिए ऑप्शन सी रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, ठीक है, तो यहाँ पे सही है क्योंकि ब्लड फ्लो जो होता है ये कम कर देता है। कोल्ड एप्लीकेशन जो है वो क्या करेगा, ब्लड फ्लो को कम कर देगा। देखिए इसमें क्या होता है, हॉट एप्लीकेशन में क्या होता है, तो वेसल्स डायलेट हो जाता है। तो जैसे ही वेसल्स डायलेट होता है, यानी डायलेट मतलब फैलता है हॉट एप्लीकेशन में, तो अगर वो डायलेट होगा, फैलेगा, तो यानी कि ब्लड फ्लो भी क्या होगा, तेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोल्ड एप्लीकेशन। तो कोल्ड एप्लीकेशन जो है, कोल्ड एप्लीकेशन इसमें क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या, यहाँ पे देखिए वेसल्स जो होता है, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। कंस्ट्रिक्ट का कहने का मतलब हो गया संकुचित हो जाता है। ठीक है, तो वेसल्स जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, संकुचित हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है ये रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। यहाँ पे देखिए 103 है। यहाँ क्या कह रहा है कि ए सिंपल इवाक्वेंट एनीमा इज गिवेन, मतलब एक सिंपल एनीमा मतलब इवाक्वेंट एनीमा है उसको दिया जाता है, तो किस कारण से उसको दिया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए टू स्टिमुलेट डिफिकेशन, तो ये सही है कि मल त्याग
करवाने के लिए, डेफिकेशन का मतलब हुआ मल त्याग को उत्तेजित करने के लिए दिया जाता है। तो सही है, क्योंकि यहाँ क्या है, सिंपल इवाक्वेंट एनीमा। इवाक्वेंट मतलब हो गया खाली करना, ठीक है। तो ये एनीमा जो कि खाली करने के लिए दिया जाएगा, तो डिफिकेशन को स्टिमुलेट करने के लिए दिया जाएगा, सही है। फिर क्या है, टू स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस, हाँ ये भी सही है कि पेरिस्टालसिस मतलब होता है कर्माकुंचन गति को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। जो भी अगर आप लोग में इंग्लिश उतना नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी भाषा का भी यूज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। आप देखिए ऑप्शन सी, इसमें क्या कह रहा है, टू क्लींस द बॉवेल प्रायर टू सर्जरी, यानी कि सर्जरी से पहले बॉवेल यानी आंतों की सफाई किया जाता है। तो इसमें भी ये इवाक्वेंट एनीमा दिया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए 104, इसमें क्या कह रहा है, एम्फिटामिन इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। यानी कि एम्फिटामिन का यूज कहाँ पे नहीं होता है, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन में एक्सेप्ट पे कहीं नोट लिखा है उस पे, तो ये सब ध्यान देने वाली बात है, और एग्जामिनर जो है आप लोगों को इसी में कंफ्यूज करता है, तो ये ध्यान दीजिए। यहाँ क्या कह रहा है कि एम्फिटामिन जो ड्रग होता है, दवाई होता है, इसका यूज कहाँ नहीं किया जाता है। तो सबसे पहली बात कहाँ कहाँ किया जाता है, तो यहाँ ये देख लेते हैं। तो इसका यूज जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक स्टेट इन चिल्ड्रेन, इसमें क्या जाता है, एम्फिटामिन का ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर होता है, उसमें ये इसका एम्फिटामिन का यूज किया जाता है, तो ये सही हो गया। एनयूरेसिस में भी किया जाता है, ये भी सही हो गया। एनयूरेसिस का मतलब क्या होता है, तो एनयूरेसिस होता है जिसमें बच्चा जो है अपना यूरिन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, यानी कि इनवॉल्यूंटरी यूरिन पासिंग हो जाता है, इनवॉल्यूंटरी पासिंग यूरिन, कहने का मतलब इसमें 5 साल का जब बच्चा हो जाता है, 5 ईयर का, तो क्या होता है वो अपना यूरिन पे कंट्रोल बच्चा लोग कर लेता है। लेकिन इसमें है कि 5 साल तक का बच्चा हो जाता है लेकिन वो अपना यूरिन को पास करने में ये कंट्रोल नहीं कर पाता है, मतलब अनैच्छिक यूरिन पास करता है, ठीक है। तो इसमें उसे उसे क्या कहते हैं, इन यूरेसिस, यहाँ देखिए यूरेसिस है, यानी इसको यूरिन को पास करने में वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या दिया जाता है, एम्फिटामिन का यूज किया जाता है, ठीक। अब देखिए ओबेसिटी, ओबेसिटी मोटापा में भी यूज किया जाता है, तो यूज कहाँ नहीं किया जाता है, इपिलेप्सी, इपिलेप्सी मतलब क्या हुआ, मिर्गी, तो मिर्गी में इसका एम्फिटामिन का कोई रोल नहीं है, इसका यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए 105, क्वेश्चन नंबर 105, इसमें क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग गिविंग एनिमा द डिस्टेंस टू विच द ट्यूब इज इंसर्टेड इज इन एन एडल्ट इज, यानी कि एनिमा देने टाइम जो है एडल्ट में जो ट्यूब इंसर्ट किया जाता है तो कितना सेंटीमीटर तक क्या जाना है। तो देखिए मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इन्फेंट में कितना तक इंसर्ट कर सकते हैं, चिल्ड्रेन में कितना तक कर सकते हैं। तो इन्फेंट में था कि हाफ से, देखिए न्यू बॉर्न अगर है तो न्यू बॉर्न को हाफ से 1 इंच, फिर उसी तरह बढ़ाते जाएंगे 1 से 1.5 इंच इन्फेंट में, चिल्ड्रेन में 1.5 इंच तक, और बड़ा आदमी जो एडल्ट है उसमें मैक्सिमम 2.5 इंच यानी 2 से 2.5 इंच, ठीक है, इतना तक ही कर सकते हैं। मैं पिछले क्लास में बता चुकी हूँ। तो जो भी आप लोग में नए स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ आप लोग पिछले क्लास को एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। मैं पिछले 3 से 4 क्लास ले चुकी हूँ जिसमें 100 MCQ अभी तक मैं करा चुकी हूँ, तो आप लोग प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिएगा वो क्लास भी। तो हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एनीमा जो देते हैं तो एडल्ट में
कितना इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बताए थे, 2 से 2.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ हो गया 8 से 10 सेंटीमीटर। आप लोग जान जाइए 1 इंच का मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर, ओके। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ इंच से सेंटीमीटर बनाने में आप लोग को हेल्प मिलेगा। तो इसमें कितना हो गया, 8 से 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 106 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग गिविंग एनीमा द डिस्टेंस टू विच द ट्यूब इज इंसर्टेड इन ए चाइल्ड इज। तो चाइल्ड बच्चों में कितना इंसर्ट कर सकते हैं, तो बच्चों में कितना कर सकते हैं, सेंटीमीटर में है तो 2.5 से 4 सेंटीमीटर कर सकते हैं। 1 से 1.5 इंच था, ठीक है, इतना चिल्ड्रेन में कर सकते हैं। अब देखिए क्या है 107। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें 2.5 से 4 सेंटीमीटर। आप देखिए इसमें कह रहा है वॉशिंग आउट द कोलोन इज नाउन एज, मतलब कि कोलोन जो होता है, कोलोन को जब वॉशिंग आउट यानी उसको जब वॉशिंग किया जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको किस नाम से जानेंगे, तो कोलोनिक इरिगेशन। जैसे इरिगेशन आएगा वर्ड, तो इरिगेशन का मतलब ही हुआ कि वॉशिंग आउट यानी उसको वॉश किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको कोलोन का किया जा रहा है तो कोलोनिक इरिगेशन हो गया। अब आगे देखिए 108। इसमें क्या कह रहा है कि इन ए मेडिकल वार्ड द डॉक्टर प्रिस्क्राइब कोलोनिक इरिगेशन फॉर ए पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस में बी बिहाइंड दिस। मतलब मेडिकल वार्ड में एक डॉक्टर जो है पेशेंट को कोलोनिक इरिगेशन को प्रिस्क्राइब करता है, यानी कि कोलोन को साफ करवाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या उसका पर्पस है, क्या उसका उद्देश्य है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, टू क्लीन द कोलोन। तो ये ऊपर ही बता चुकी हूँ कि हाँ वॉशिंग आउट होता है, तो यानी कि यहाँ ये सही है, टू क्लीन द कोलोन, तो ये सही है कोलोन का सफाई के लिए। अब क्या है, टू रिमूव एनी ऑफ द टॉक्सिक एजेंट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति जो है अगर पॉइजन ले लिया या फिर किसी तरह का टॉक्सिक एजेंट ले लिया जो कि जहरीला होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या कोलोनिक इरिगेशन करवाया जाता है, यानी कोलोन की सफाई करवाया जाता है। तो ये भी सही हो गया। अब क्या कह रहा है, टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन हाइपरपायरेक्सिया। अब देखिए हाइपरपायरेक्सिया यानी कि बहुत ज़्यादा बुखार है, यानी कितना, तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी ज़्यादा फीवर है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा फीवर है, तो उसमें बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी कोलोनिक इरिगेशन किया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या हो गया आंसर, ऑल ऑफ द एबव, यानी सारा सही है। तो आप लोग इससे ये जान सकते हैं कि कोलोनिक इरिगेशन कब कब कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक और ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ड्रग ऑफ चॉइस ADHD, जो कि नीचे ही अभी बता चुके हैं कि ड्रग ADHD का मतलब क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा का ध्यान जो है एकाग्र नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ड्रग देते हैं, तो मिथाइल फेनिडेट देते हैं, मिथाइल फेनिडेट, ठीक। आप इसमें देख लीजिए 109 क्वेश्चन नंबर, ठीक। इसमें क्या कह रहा है कि विथ ऑफ द बैंडेज फॉर ट्रंक बैंडेजिंग शुड, यानी कि ट्रंक का जब बैंडेज किया जाता है तो बैंडेज का चौड़ाई कितना होगा, उसका चौड़ाई पूछ रहा है। तो कितना होगा, 4 से 6 इंच, ये याद रखिएगा, 4 से 6 इंच होता है। अब 110। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 110 हो गया, काउजेज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन आर एक्सेप्ट, यानी कि यूरिन का रिटेंशन का कारण क्या है, रिटेंशन का मतलब हो गया रुका हुआ, क्यों है यूरिन, उसका कारण क्या है, एक्सेप्ट। यहाँ पे देखिए फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दे दिया, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अपवाद। तो इसमें से कौन सा कारण नहीं है ये बोल रहा है, तो यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, हाँ सही है, किसी तरह का यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसका आंसर क्या होगा, यूरिन पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब है प्रेशर ऑन द ब्लडर बाय फीकल इम्पेक्शन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि फीकल इम्पेक्शन के द्वारा ब्लडर पे प्रेशर है, तो इसमें भी क्या होगा, यूरिन
पास नहीं कर पाएगा, तो ये भी सही है, मतलब कारण है कि यूरिन रुका हुआ ही रह जाएगा। अब आगे देखिए ऑप्शन सी, पुअर फ्लूइड इनटेक, हाँ पर्याप्त मात्रा में वो पानी नहीं ले रहा है, फ्लूइड नहीं ले रहा, तो उसका आंसर भी क्या होगा, यूरिन पास नहीं करेगा। अब है यूज ऑफ डायूरेटिक, देखिए अगर डायूरेटिक का यूज करेगा तो उस टाइम यूरिन पास करेगा। डायूरेटिक का काम ही होता है यूरिन को पास करवाना, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्ट में हो गया कि ये यूरिन को रोका, मतलब रोक के नहीं रख सकता है। ठीक, अब देखिए 111 क्वेश्चन नंबर 111। अब इसमें क्या कह रहा है कि फ्लोइंग आर द काउजेज ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक्सेप्ट, यानी कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब हो गया यहाँ पे जो ब्लैडर है वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो खुद ही क्या होता है, ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन क्या होता है, आउट होता है। ठीक है, तो उसका क्या कारण नहीं है, फिर देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ क्या पूछ रहा है, एक्सेप्ट। ठीक, एक्सेप्ट में पूछ रहा है कि क्या कारण जो है नहीं है ड्रॉपिंग का। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या कारण नहीं होगा, तो ऑप्शन ए देखिए स्फिंक्टर डैमेज, हाँ स्फिंक्टर जो है अगर डैमेज होगा तो इसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। ठीक, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटिया है तो इसमें भी ड्रॉप होगा, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन पास होगा। फिर क्या है, वीक पेरिनियल मसल, पेरिनियल मसल है वो भी कमज़ोर होगा तो क्या कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब है यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन में यूरिन जो है आउट नहीं होगा, समझे, यूरिन यहाँ पास नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ यूरिन रिटेंशन हो जाएगा, यानी कि यूरिन का जमाव हो जाएगा, तो एक्सेप्ट में यहाँ पे डी हो गया। देखिए क्वेश्चन उतना एग्जाम में भी बहुत भारी टाइप का नहीं पूछता है, बस आप लोगों को क्वेश्चन समझना है, कहाँ पे एक्सेप्ट है, कहाँ पे नॉट लगा हुआ, ये सब ध्यान देना है, फिर ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसमें से चूज करना है, और माइंड को प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है आप लोगों का वहाँ चेक किया जाता है कि किस टाइप का है। पढ़ के तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन, वहाँ पे गलतियाँ होती है, उस कारण से निगेटिव मार्किंग हो जाता है, उस कारण से नंबर कम हो जाता है, इसीलिए ये सब ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 112, इसमें क्या है, पर्पसेज ऑफ कैथेटराइजेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लडर इंक्लूड एक्सेप्ट, यहाँ पे बोल रहा है कि यूरिनरी ब्लडर का कैथेटराइजेशन यानी जो कैथेटर लगाते हैं उसका उद्देश्य क्या है, फिर यहाँ एक्सेप्ट दे दिया है एक लाइन कि क्या उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, तो डायग्नोस्टिक पर्पस में तो किया ही जाता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक पर्पस में कैथेटराइजेशन किया जाता है। अब देखिए क्या है, टू ट्रीट रिटेंशन ऑफ यूरिन, हाँ इसमें भी किया जाता है, और यूरिन अगर जमाव है तो उसमें भी कैथेटराइजेशन किया जाता है। प्रायर टू सर्जरी, हाँ सर्जरी से पहले भी किया जाता है। अब कह रहा है कि कोलोस्टोमी इरिगेशन, ठीक, क्या है, यूरिनरी ब्लडर का कैथेटराइजेशन प्रायर टू सर्जरी कब नहीं किया जाता है। ठीक, तो यूरिनरी ब्लडर का कैथेटराइजेशन है ना, तो कब नहीं किया जाए, हाँ सर्जरी से पहले तो किया ही जाता है। अब क्या है, कोलोस्टोमी इरिगेशन, हाँ तो कोलोस्टोमी इरिगेशन में पीछे ही अभी जस्ट बता चुकी हूँ कि क्या है, उसमें वास, कोलोन का वास किया जाता है, तो इसमें कैथेटराइजेशन का कोई पर्पस नहीं है, तो इसका आंसर डी हो गया। ठीक, आप देखिए 113 यानी 113 क्वेश्चन नंबर है, इसमें क्या कह रहा है कि लोकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हॉट एप्लीकेशन आर एक्सेप्ट, इसमें बोल रहा है कि हॉट एप्लीकेशन का इफेक्ट इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है हमको ये देखना है, तो पहले क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए वैसोडाइलेशन, मैं अभी जस्ट बता चुकी हूँ कि हॉट एप्लीकेशन के कारण वैसोडाइलेशन होगा, और इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन ये भी होगा, और क्या, जैसे ही वैसोडाइलेशन होगा, क्या वेसल्स डायलेट हो गया, वेसल्स जो है फैल गया है, तो फैल गया है तो यानी ऑटोमेटिक क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है, यानी कि ब्लड का जो बहाव होगा वो क्या बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो इसमें क्या कर रहा है, एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो ये एक्सेप्ट में क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ये हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 114 क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या कह रहा है कि फॉर गिविंग इवैक्यूएंट एनीमा टू इन्फेंट्स द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी। तो इसमें पीछे के क्लास में बता चुकी हूँ कि एनीमा का अमाउंट, ठीक है, तो एनीमा का अमाउंट एडल्ट में कितना बताई थी, 500 से 1000 ml, ठीक। फिर चिल्ड्रेन में कितना बताई थी, तो चिल्ड्रेन में 250 से 500 ml, ठीक। अब यहाँ क्या बोल रहा है, चिल्ड्रेन तो 5 साल तक हो गया, यहाँ पे इन्फेंट बोल रहा है। इन्फेंट जो है 1 साल तक के बच्चे को कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि एनीमा का अमाउंट क्या होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 250 या उससे कम हो जाएगा, ठीक, 250 ml और लेस, उससे कम। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 115। तो 115 में क्या कह रहा है कि हाइपोपाराथायराइडिज्म एंड विटामिन डी डिफिशियंसी में लीड टू। हाइपोपाराथायराइडिज्म और विटामिन डी का कमी जो है क्या करवाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हाइपोपाराथायराइडिज्म, तो सबसे पहले देखिए हाइपो मतलब क्या, किसी चीज़ का कम होना। पाराथायराइड का काम होता है कैल्शियम को ये क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। हाइपोपाराथायराइडिज्म है यानी कैल्शियम लेवल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो और विटामिन डी का कमी क्या करवाएगा, तो हाइपोकैल्सीमिया करवाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये जो पाराथायराइड हार्मोन होता है, पाराथायरॉइड, ठीक है, ये पाराथायराइड हार्मोन होता है, तो इसका काम ही होता है कैल्शियम को मेंटेन करना। ये कैल्शियम है, इसको मेंटेन करने का काम होता है, ठीक। तो अब हाइपो यानी कि ये पाराथायराइड हार्मोन का क्या हो गया, कमी हो गया। तो जैसे ही इसका कमी होगा तो कैल्शियम का भी कमी हो जाएगा, और इसका बढ़ोतरी होगा तो बॉडी में ये क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, यानी ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्या करवाएगा, हाइपोकैल्सीमिया करवाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि थेरापेटिक यूज ऑफ लोकल कोल्ड एप्लीकेशन इज, यानी कि कोल्ड एप्लीकेशन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो कहाँ कहाँ किया जाता है, तो कोल्ड एप्लीकेशन का यूज जो है कोल्ड रिलीफ पेन, हाँ सही बात है। ये जो कोल्ड ठंडा जो एप्लीकेशन करते हैं कोल्ड एप्लीकेशन, उससे दर्द में राहत मिलती है। कोल्ड प्रिवेंट्स एडिमा एंड रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन। कोल्ड जो है एडिमा यानी सूजन से प्रिवेंट करता है, और मतलब इन्फ्लामेशन को क्या घटाने का काम करता है। और फिर क्या है, इट कंट्रोल्स हेमरेज। हाँ, कोल्ड एप्लीकेशन क्या करवाता है, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम करवाता है। मैं अभी जस्ट बता चुकी हूँ। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो है संकुचित होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट मतलब हुआ संकरा होना, सिकुड़ जाना, ठीक है। तो सिकुड़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हेमरेज नहीं होगा, यानी ब्लीडिंग को क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा। अब कहीं चोट लगा है, आप उस पे जाके हॉट एप्लीकेशन कर दीजिएगा, तो जानते हैं, और उससे क्या होगा, जिससे चोट लगा है, चोट लगने के बाद उसी पे आप गर्म पट्टी लेके उसको सेक रहे हैं, तो सेकने से क्या होगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा, वहाँ पे वेसल्स जो है वो फैलेगा, फैलने के कारण क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, ब्लड जो है बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ब्लीडिंग होगा, तो जिस कारण से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, तो यहाँ वहाँ पे क्या करना चाहिए, कोल्ड एप्लीकेशन देना चाहिए। कोल्ड एप्लीकेशन से क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, जिससे हेमरेज नहीं होगा, ब्लड जो है ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। इसका कोल्ड एप्लीकेशन का थेरेपेटिक यूज क्या हुआ, ऑल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह हम लोग का 116 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 117। तो 117 में क्या कह रहा है कि इन फॉलोइंग, एक मिनट में जूम कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख पाए। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 117 कि इन फ्लोइंग विच इज ए काउज ऑफ रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, यानी कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस का कारण इसमें से कौन सा है, तो इसका कारण पूछ रहा है। तो देखिए इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर, तो एसिडोसिस का मतलब क्या हुआ, एसिड का बढ़ जाना, ठीक है। तो एसिड